जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को देखेंगे, है ना। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कराते हैं। सीटेट देना हो या सीजीटेट देना हो, है ना, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें तो आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्प कर सकता है ना। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को देखते हैं साथियों, है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को किसने दिया था? तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि पावलोव का सिद्धांत था ये, है ना। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अब पावलोव के बारे में देख लेते हैं साथियों, क्या क्या है। पावलोव एक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे, है ना, रूसी के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पाचन क्रिया के देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। और उनका यह अध्ययन करना इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो एकमात्र ऐसे मतलब कि वैज्ञानिक थे जिन्होंने, है ना, इस फील्ड में नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो क्या कौन थे? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को देने वाले पावलोव को। और कब मिला था? तो वो 1904 में मिला था, है ना। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार किसको माना है? तो अनुबंधन को माना है। याद रखिएगा, इसको अनुबंधन को माना है ना। और अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच में एक साहचर्य स्थापित होता है ना। स्थापित है, यहाँ पे गलत लिखा है, स्थापित होगा यहाँ पर, है ना। अगला देख लेते हैं। पावलोव ने के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। इसी सिद्धांत का नाम है क्या? क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या फिर प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। और पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना तथा भूख होने पर भोजन देखकर मुंह पे लार आना। कुछ ऐसे ही अन्य क्रियाओं के उदाहरण है ना। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था साथियों? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना। याद रखिएगा, कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब जो कुत्ते पर प्रयोग किया था उसको देख लेते हैं कि इनका क्या क्या प्रयोग हुआ था, है ना। तो इसको समझते हैं। तो पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया था। अब इन्होंने क्या किया? पावलोव ने एक कुत्ता लिया और कुत्ते को एक विशेष ध्वनि के मतलब नियंत्रित प्रयोगशाला में एक, ये आप देख सकते हैं, है ना, कुत्ते का प्रयोग का डायग्राम है ये। इसमें क्या किया था? कुत्ते को बांध दिया था, है ना, और कुत्ते के सामने भोजन लाकर रख दिया। क्योंकि कुत्ता भूखा था, इसलिए भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ जाता है ना। अब भूखा कुत्ता है, उसके सामने जब भोजन दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके मुंह पे लार आएगा। पहले से भूख लगी है तो अगला आगे देखते हैं। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक विशेष प्रकार की घंटी बजती थी, है ना। यह क्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह में लार निकलना शुरू हो जाता है। अब क्या है कि हम कंटिन्यू अगर एक ही आदत को अगर अपनाए हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप पर भी लागू हो जाता है। अब कुत्ते को क्या करता है कि कुत्ता भूखा है और भूखे के सामने अगर भोजन रखा जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके मतलब मुंह से लार आएगा। अब ये इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं? पावलोव जी की कंटिन्यू करते हैं कुछ दिन तक, है ना। अब फिर क्या किए कि अब पहले भोजन देते थे, फिर घंटी हो जाती थी। तो उस घंटी की आवाज़ को कुत्ता क्या है, डिटेक्ट कर लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो केवल घंटी मात्र से ही, जब उस घंटी को पावलोव जी बजाते हैं तो वैसे ही घंटी की आवाज़ को सुनकर ही जो कुत्ता है उसके मुंह पे लार आ जाता है ना। अगला देखते हैं। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर ही लार के स्राव को करने की अनुक्रिया को सीख लिया था तथा उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच में एक नया साहचर्य कायम हुआ था, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई थी। जो भी बताया वही है साथियों, है ना। पावलोव के अनुबंधित उद्दीपन घंटी के ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपन भोजन के स्राव में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है?
पुनर्बलन कहा जाता है। सीखने की इस क्रिया को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा। आज के इस मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपन का होना आवश्यक नहीं होता। अनुबंधित उद्दीपन के प्रति भी अनुक्रिया होती है और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम कहलाता है। मनोवैज्ञानिक की इस प्रकार के सीखने को अनुबंधित सीखना कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं जो शास्त्रीय अनुबंधित सिद्धांत की विशेषताएं हैं, ये क्या चीज है ना। विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो ये सबको नोट बना करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो अनुबंधन सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित होती है। छोटे बच्चे प्राय इसी रूप में सीखते हैं। दूसरा क्या है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुबंधित उद्दीपन का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है ना साथियों। और यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखना जो होता है स्थायी होता है। अनुबंधन से जो भी सीखा जाता है वो स्थायी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक होता है ना। और शास्त्रीय अनुबंधन की प्रतिविधि द्वारा बच्चों की बुरी आदतों के इस सीन पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित की जा सकती है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं इसकी कमियां क्या है। विशेषता देख लिए थे, अब कमियां देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में क्या कमियां थी ना, तो यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया और बालकों पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई थी। अतः यह परिपक्व मनुष्यों की सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। इन्होंने क्या किया, पहले पशुओं पर प्रयोग करते थे और उसका अप्लाई डायरेक्ट बच्चों पर कर दिया करते थे, है ना। और इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया और उसके सीखने की प्रक्रिया को एक यांत्रिक प्रक्रिया माना गया। इसीलिए यह मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता है ना। अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता है। अगला अनुबंधन की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है ना। ये जो अनुबंधित क्रिया है कुछ ही परिस्थितियों पर लागू होता है ना, लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया है ये स्वाभाविक रूप से जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलते रहता है। और यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया को सही व्याख्या नहीं करता है। ये इनकी ये कमियां थी हैं। अभी अगला देख लेते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता रही है ना। तो इसको देखते हैं। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। इसे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होता है। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में, है ना, अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग पर भी बल देता है। अगला है, इस विधि से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिनसे बुद्धि चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की पूरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है एवं भय आदि मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है ना। और शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का सामाजिकीकरण सरलता से किया जा सकता है। ठीक है साथियों, ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था ये अब समाप्त हो गया है ना। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। पावलोव से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट टर्म थे, एक इनका ये कंडीशन पूछा जाता है ना। ये जो कंडीशन लिखा हुआ है ये एक कंडीशन इम्पोर्टेंट है साथियों, है ना। ये जो 4-5 कंडीशन है इसमें से कोई एक अगर इनसे संबंधित आएगा तो ये कंडीशन से क्वेश्चन उठा करके डालेगा। प्रयोग से आएगा तो आपको इसमें याद रखना है कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और कुत्ते का पावलोव का स्टोरी जो है वो भी मैं बता दिया हूँ, है ना। और शास्त्रीय अनुबंधन इसके बारे में बता दिया, अनुबंधित से सीखना कैसे होता है ये भी समझा दिया हूँ। और इसकी जो विशेषताएं हैं, इस विशेषताएं में जितने टर्म दिया हुआ है साथियों, है ना, ये जो टर्म है ये इम्पोर्टेंट है ना। ये चीज़ को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है पावलोव से अगर बनेगा तो। और इसकी जो कमियां हैं, कमियां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो कमियां को भी आपको याद रहेगा तो ही बनेगा, है ना। और ये इसकी शिक्षा में उपयोगिता क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों चीजें इम्पोर्टेंट है। एक ने अगर पावलोव से क्वेश्चन बनता है तो या तो उसकी उपयोगिता पूछेगा या विशेषता पूछेगा या तो उसकी कमियां पूछेगा या तो फिर उसका सिद्धांत को पूछेगा, है ना। और या तो उसका फिर क्या बोलते हैं प्रयोग को पूछता है।
पौलाद से जितना इम्पोर्टेंट टर्म्स थे साथियों, वो चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश किया हूँ कि कंप्लीट है ना करने का। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक को लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।